गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल अपना टॉपिक स्टार्ट किया था टेक्सटाइल फाइबर्स, तो टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में कल हम थोड़ा सा समझ लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा वो ले लें कि हमने टेक्सटाइल फाइबर का परिचय कल कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हमने कल पढ़ा था पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बाद में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। इसके बाद में हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। क्लासिफिकेशन में हमने ये क्लियर किया था कि प्राकृतिक में तो कौन से आएंगे और मैनमेड में कौन से आएंगे, और प्राकृतिक के अंदर भी अगर हम देखें तो कौन से वेजिटेबल फाइबर हैं, कौन से मिनरल फाइबर हैं और कौन से आपके एनिमल फाइबर हैं। और इसी तरीके से जब हम मैनमेड की बात करते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करते हैं तो उसमें कि कौन से रीजनरेटेड हैं, यानी आपको प्रकृति से ही, जैसे लकड़ी की लुगदी हो गई, कॉटन लेंटर्स हो गया, अनाज का सत हो गया, उनसे जो मिला उसके बाद में आपने फाइबर बनाया। लेकिन अब आज के सेशन में हम इन सबका क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में नेचुरल का अलग अलग, जिसमें कि हमने सीड सेयर में कौन से आते हैं, आपके तने से जो रेशा मिलता है वो किसके, उसमें कौन कौन से हैं, पत्तियों से मिलने वाले कौन कौन से हैं, ये सब अलग अलग हमने समझा था। और उसके बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टीज के तरफ हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज कौन सी तो एसेंशियल प्रॉपर्टीज है कि ये प्रॉपर्टी तो फाइबर के अंदर होनी ही चाहिए, है ना, और कौन सी ऐसा है जो कि सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है कि ये अगर है तो उससे कपड़ा बुन के उसको अलग अलग अवसर के हिसाब से जब आप यूज करते हैं, पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप उस अवसर का के अकॉर्डिंग कपड़े का चयन करेंगे। अब बाद में हमने इनकी एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि एडिशनल जैसे एब्रेशन, घर्षण का प्रभाव है, सनलाइट के एक्सपोजर में जब आप रहते हैं तो कौन कौन से फाइबर हैं जो रेसिस्टेंस है, किसकी नहीं है, ये सारी चीजें। कल ये टॉपिक हमने इसलिए भी लिया था क्योंकि आज हम कपास, लाइक कॉटन, आपका लिनन, आपका हेम, रेमी, ये जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड बात करेंगे कि कौन से फाइबर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है ना। तो सबसे पहले मैं आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ कॉटन फाइबर से। देखिए, ये जो कॉटन फाइबर है इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ सेलुलोज एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेचुरल फाइबर। ये सेलुलोज फाइबर का सबसे प्योरेस्ट सोर्स है, सबसे अधिक इसी में पाया जाता है सेलुलोज, है ना। और ये आपको चारों तरफ नेचर में, इनफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, इसमें सेलुलोज 95% है, प्रोटीन 1.3% है, एश जो है वो 1.2%, वैक्स है, चारों तरफ की लेयर पे जो कोटिंग रहेगी वो 0.6%, शुगर 0.3%, ऑर्गेनिक एसिड 0.8%, अदर केमिकल कंपाउंड 3.1%। तो ये है कि इस तरीके से कॉटन जो है नेचुरल फाइबर का कंपोजिशन है। अब हम ये देखते हैं कि कॉटन फाइबर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे साथ में, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं जो बीच बीच में आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज को लेके, तो आप उसको नोट डाउन करते जाएं। और हम अगर उसकी दृष्टि से देखें, एग्जाम की दृष्टि से भी, तो देखिए आपको नेचुरल फाइबर्स के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। और तो हम आप अपने कॉपी पेन पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करते जाएं। हम आगे बढ़ते हैं कॉटन की प्रॉपर्टीज की तरफ कि कॉटन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए, जो कॉटन है ये अगर उसको माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो ये पतले ट्यूब के समान दिखाई देगा, और उसके अंदर एक नली रहेगी जिसमें एक लिक्विड सा मटेरियल, वो जिसको क्या कहते हैं, सेप कहते हैं, वो भरा होता है। और जब वो पक जाता है रेशा, तो सेप भी सूख जाता है, और जो फाइबर है वो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो गोल में बदल जाता है, और बाद में फिर वो चपटा हो जाता है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा, ये जो सेप है, तो ये क्या कर जाएगा, इसमें थोड़ा सा ऐंठन और घुमाव आते जाएंगे, और ये जितने अधिक घुमाव होंगे रेशा उतना ही अधिक मजबूत भी होगा। अब बात करते हैं हम कॉटन फैब्रिक की, फाइबर की लेंथ की। जो फाइबर है कॉटन, इसकी लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है।
जितने भी प्राकृतिक रेशे आपको वस्त्र उपयोगी रेशे प्रकृति में मिले हैं, उसमें अन्य रेशों की अपेक्षा जो कॉटन का रेशा है वो सबसे अधिक छोटा है। और इसकी जो हम देखें कि आप जैसे अगर आप सिल्क की और इसकी, हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं, सिल्क की सरफेस और कॉटन की सरफेस। सिल्क की बहुत स्मूथ होती है, क्यों? उसकी लेंथ है, क्योंकि जब आप इसको लेंथ में बढ़ाना नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी फिलामेंट है आपके पास में। लेकिन क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो आपको बटाई करके उसे लंबे फिलामेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो कॉटन गारमेंट जितने भी बनते हैं उनकी एक्चुअली रफ सरफेस होती है। इनको फिनिशेस देने के बाद में थोड़ा सा स्मूथ बनाया जाता है, मर्सराइज किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल इनकी जो सरफेस है वो खुरदरी होती है। और इसका रीजन यही है क्योंकि इसका जो रेशा है वो छोटा है। अब हम बात करते हैं कलर एंड लस्टर की। देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था में अगर लस्टर की बात करें, चमक की, तो उसमें चमक नहीं होती है, इसकी डल अपीयरेंस होती है कॉटन फाइबर की, है ना। और इसकी जो इसको शाइनिंग दी जाएगी, थोड़ी सी चमक पैदा की जाएगी, वो फिर मैकेनिकल या केमिकल फिनिशेस के द्वारा ही इसमें आर्टिफिशियली रूप से क्रिएट की जाती है। और अगर हम इसकी कलर की बात करें तो नेचुरल अवस्था में ये वाइट है और ऑफ वाइट की तरफ जाता हुआ ये रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, टेंसिटी और स्ट्रेंथ, मजबूती की बात हो रही है यहाँ पे कि कपास का जो है ये मजबूत कितना है कॉटन का जो फाइबर है। देखिए, कम लंबाई का होते हुए भी ये अत्यधिक शक्तिशाली और मजबूत फाइबर है। और अगर इसकी बात, अगर हम वेट कंडीशन में बात करें अर्थात गीली अवस्था में, तो गीली अवस्था में इसकी मजबूती लगभग 30% तक बढ़ जाती है। और इसी कारण जो कपास से बने जो वस्त्र हैं वो साधारण वो मजबूत होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी रेजिलेंसी। देखिए, जो कॉटन फाइबर है इसके अंदर अप्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। और इसी कारण ये आप देखेंगे कि कॉटन से रिलेटेड जो आपके गारमेंट हैं, है ना, वो उनका एक निश्चित आकार होता है और इनको आप खींचकर बड़ा नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो बड़े हो गए या और एकदम से ये शरीर के अकॉर्डिंग गारमेंट के अंदर फिट हो जाए और आपके शरीर के कर्व्स जो है, कॉन्टूर है, उस अकॉर्डिंग फिट हो जाए। इसके लिए इसको पैटर्न के रूप में कटिंग करके, पैटर्न में कटिंग है, टक्स है, प्लीट्स हैं, ये सब देने पड़ते हैं ताकि ये आपकी बॉडी पर ठीक पड़ जाए। और इसी कारण इजीली क्रश हो जाते हैं, इजीली इसमें रिंकल पड़ जाते हैं, सलवटें आ जाती है, ये इसमें क्योंकि गुण नहीं होता है। और डायमेंशन स्टेबिलिटी की अगर बात कहें तो ये इनका जो आकार है वो स्टेबल रहता है, जैसे बनाए वैसे ही रहेंगे। अगर आगे हम बढ़ते हैं इसको हीट की तरफ कि किस प्रकार से इनका हीट से कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, गर्मी के अंदर क्या कारण है कि कॉटन जो गारमेंट हैं वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कपास के रेशों में तापीय संवहन की कंडक्टर सबसे अच्छी होती है और इसी वजह से ये आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास करते हैं, इसकी जो सतह है वहीं पे गर्मी रुक जाती है। अब क्रीज रेसिस्टेंसी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वेरी मच लो, बहुत कम होती है सरफेस। और अगर हम इसको पानी को सोखने की क्षमता, तो कपास में बहुत अधिक पानी की को सोखने की क्षमता होती है कॉटन में, और साथ ही साथ में वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में सूख भी जाता है ना। और फ्रिक्शन, रगड़ का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, इसलिए इसको धोना धुलाई के समय और अच्छे से आप उसको रगड़ के साफ कर सकते हैं और इजीली इसको वॉश किया जा सकता है। पानी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, अच्छे से पानी इसके अंदर आ गया तो जितनी भी गंदगी है वो पानी में घुल जाएगी और उसको साबुन लगा के साफ किया जा सकता है। आगे हम कहेंगे ब्लीच का क्या असर होता है उसके ऊपर, कि जैसे कि अगर आप, क्या ब्लीचिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती? हाँ, कॉटन के जितने भी फाइबर से बने हुए गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर आसानी से बिना किसी डर के आप ब्लीच कर सकते हैं। और जो आपका घरेलू आप ब्लीच इसमें यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो इसमें यूज की जा सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर
टू एनवायरमेंट, कि सनलाइट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, धूप के अंदर अगर हम इस गारमेंट को पहन रहे हैं तो किस तरीके का रहेगा। देखिए धूप से बहुत अधिक अगर धूप है तो इसके रेशे कमजोर हो जाएंगे। बाकी मॉडरेट रहता है कि बहुत ज्यादा देर तक आपको जो कपड़े आप धोते हैं कॉटन के फैब्रिक्स को, तो आप बहुत देर तक कहा जाता है कि धूप में मत पड़े रहने दो, क्योंकि वो जो कलर्स हैं वो भी फेड हो जाते हैं धूप में पड़े रहने से, और कपड़ों के अंदर अगर व्हाइट को भी आप छोड़ देंगे तो उसमें पीलापन आने लगता है। इसलिए बहुत अधिक धूप में इसको नहीं रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके ऊपर इंसेक्ट एंड मॉथ रेसिस्टेंस है कि नहीं है। देखिए वैसे अगर सूखा है, सूखी कंडीशन में, तो उसमें फफूंदी या कीड़े या किसी तरीके के नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी उसके ऊपर मॉइस्चर आ रहा है, गीलापन है, और उसको रख दिया तो डेफिनेटली उसके अंदर स्मेल भी आने लगेगी, फफूंदी भी आने लगेगी, और उसमें क्या कहते हैं वो खराब हो जाएगा। इसलिए इसको कभी भी आप जब स्टोर करके रखना है वो आपको इसको बिल्कुल ड्राई होने की कंडीशन में रखना है। ड्राई कंडीशन में ये मॉथ रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस में है, लेकिन वेट कंडीशन के अंदर इसके अंदर नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं केमिकल रेसिस्टेंस की तरफ। देखिए ये क्या है, अगर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक से तो ये नष्ट हो जाते हैं इसके रेशे, लेकिन अगर आप उसको एल्कलीन की बात करें तो एल्कलीन से ये नष्ट नहीं होते। आप उसको आराम से जो क्षारीय है उसमें आप इसको आराम से यूज करके साफ किया जा सकता है। अब उसके बाद में क्या डाई हो सकती है? हाँ, डाइंग तो इसमें बहुत अच्छे से कलर पेनिट्रेट हो जाता है, लेकिन नेचुरल जो इसकी फाइबर की सरफेस होती है वो ऐसी नहीं होती है। उसको क्या होता है कि जब आपको कलर उस पर चढ़ाना हो तो उसके लिए उसको अफिक्सिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। अफिक्सिंग एजेंट के थ्रू इसके ऊपर कलर इजीली चढ़ जाता है, कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एब्रेशन रेजिस्टेंस इसमें है कि नहीं है। एब्रेशन रेजिस्टेंट वैसे तो है, लेकिन हाँ लगातार रगड़ एक ही जगह पे पड़ रही है तो कपड़ा घिस जाएगा, तो ये घर्षण को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें पसीने की, तो पसीने के बार बार संपर्क में आने की वजह से उसको आपको एक बार यूज के बाद ही तुरंत धोकर रखना होगा, अदरवाइज अगर पसीना रह गया तो उस जगह से कपड़ा गल जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे हमने आज थोड़ा सा समझा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन क्या क्या है, और ये इसके रेशे के अंदर भी प्रॉपर्टीज है जो कि कहीं ना कहीं उससे बनने वाले गारमेंट में भी आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि कॉटन का जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। देखिए शर्ट्स बनते हैं कॉटन के, ब्लाउजेस बनते हैं चिल्ड्रन वियर्स में, स्विम वियर में, सूट्स, जैकेट, स्कर्ट्स, पैंट, इसके अलावा होजरी जो है वो आइटम्स हो गए, टेबल क्लॉथ्स हो गया है, टेबल मैट हो गए हैं, नैपकिन हो गए, बच्चों की नैपीज हो गई है, हैंकरचीफ, हैंकी हो गए हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है कॉटन का। देखिए कॉटन में वैसे तो विंटर में अगर हम कॉटन को बिना फिनिशेस, केमिकल फिनिशेस के यूज करें तो विंटर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन विंटर के लिए सूटेबल बनाने के लिए इसमें केमिकल और मैकेनिकल फिनिशेस दी जाती है ताकि ये विंटर में शरीर को गर्मी प्रदान करने वाला बन सके। तो कुछ ब्लेंडेड फाइबर के थ्रू यूज कपड़ा बना के यूज किया जाएगा, या फिर उसमें कुछ केमिकल और मैकेनिकल फिनिशेस दी जाएगी, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि इसको विंटर में पहनने के लिए यूज किया जा सकता है कॉटन को। अब आगे बढ़ते हैं लिनन। कॉटन के बाद में लिनन जो है ये भी सेलुलोज फाइबर है, और लिनन है इसमें 92% सेलुलोज होता है ना। और इसकी जो फाइबर की लेंथ है ये कॉटन से थोड़ी सी बड़ी होती है, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से आप उसको देखेंगे तो लिनन बाल के जैसा और राउंड शेप इसके दिखाई देगी, और दोनों जो एंड है उसके वो बिल्कुल पॉइंटेड होते से दिखेंगे, और कुछ कुछ उसकी सतह पर गांठें होंगी जो पेक्टिन नाम का एक गोंद होगा जो उसके चारों तरफ गांठों के रूप में अवेलेबल रहता है। अब इसकी लंबाई आपने देखी 2 इंच से लेके 36 इंच तक की होती है इसकी,
क्योंकि ये तने से मिला है पौधा, इस पौधे तने मतलब ये फ्लैक्स से मिला हुआ है, इस फ्लैक्स के तने से। तो तने की लंबाई जितनी है 2 इंच से लेके 36 इंच, तो ये उतनी ही लंबी होती है। अगर हम बात करें सिल्क, तो सिल्क के अलावा जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें सबसे अच्छी लंबाई है वो लिनन की ही है। कलर एंड लस्टर की बात की जाए तो लाइट टैन इन कलर विद गुड लस्टर, इसमें चमक अच्छी होती है। कॉटन की अपेक्षा इसके अंदर चमक बहुत अच्छी होती है। और ये जो कलर है इसका, ये लाइट टैन होता है, हल्के क्रीम से लेके लाइट टैन तक होगा इसका कलर। अब अगर हम देखते हैं टेंसिटी की और स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, कॉटन की तुलना में डबल स्ट्रेंथ है इसकी, कॉटन की तुलना में ये डबल मजबूत है। अब आगे बात करती रेजिलेंसी की, कॉटन में भी नहीं थी और इसमें भी नहीं होता है, और यही रीजन है कि बार बार अगर क्रश अगर ये हो रहे हैं तो वापस अपना पुराना रूप ये नहीं कर सकते। कब तक नहीं आ सकता है इन कपड़ों में? जब तक कि उनको आप वॉश करके आयरन नहीं करेंगे। तो वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर रेजिलेंसी, प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है। अब जैसे कॉटन के अंदर गुड हीट कंडक्टिविटी थी, वैसे ही लिनन में भी गुड हीट कंडक्टिविटी होती है। क्रीज रेजिस्टेंस रेजिलेंसी की वजह से बहुत कम है। हैंड जब फील करेंगे तो सरफेस जो है इसकी, सरफेस इसकी भी रफ होती है। मॉइस्चर रीगेन एब्जॉर्बेंस इसकी कॉटन की तरीके ही होती है, ये तो उसी के तरीके से सोख भी लेता है और उसके बाद में सूख भी जाता है। इफेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का क्या प्रभाव, रगड़ का क्या प्रभाव रहता है? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, आराम से आप उसको वॉश करना, क्लीन करना और उसमें आप हैंडल करना आसान होता है। वॉशेबिलिटी, बहुत इजीली वॉश हो जाता है। अगर हम ब्लीच की बात करें, इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, डिफिकल्ट टू ब्लीच, सोडियम परबोरेट ब्लीच कैन बी सेफली यूज। सोडियम परबोरेट ब्लीच इसमें इजीली यूज की जा सकती है। ये एक्सपेंसिव फाइबर है क्योंकि इसको ना इसके रेशे को साफ करने से लेके प्रोसेस और इसका ट्विस्ट, वीविंग और केमिकल मैकेनिकल फिनिशेस तक, कपड़े तक बुनने के बाद में जब मार्केट में पहुंचाने पे कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उसकी वजह से इसकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इस पे कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कॉटन की तरीके से ही है कि वेट कंडीशन में ये खराब हो जाएंगे और सूखे रहेंगे तो ठीक रहेंगे? तो सेम प्रॉपर्टीज है इसकी भी जो कॉटन की है, कि अगर आपने इसको गीले में रखा है, अच्छे तरीके से सुखाया नहीं है और आपने स्टोर कर लिया, या रेशों पे भी गीला लगा हुआ और गीले ही रेशे छोड़ दिए गए हैं आपने, तो इसके ऊपर फफूंदी और कीड़े लग जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इसको जहां पर एयर इजीली पास हो रही है, रेशों तक हवा पहुंच रही है, सूखे हैं, तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करें हम इसके अंदर केमिकल रेजिस्टेंस की, तो सेम कपास के जैसे ही सेम इसकी प्रॉपर्टी है। डाई, इस पे डाई है तो लिनन के रेशे के ऊपर एक ना कड़ी सतह होती है जो कि इस पे डायरेक्ट आप डाई जब यूज करते हो, इनको रंगते हो, तो वो उसको रंग पकड़ने से रोकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको ब्लीच कर देंगे और वो जो लेयर है वो हट जाएगी फटकर, और वो लेयर हटने के बाद ही इसको डाई किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लिनन में डाइंग हो सकती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन रेसिस्टेंस भी इसमें कम होती है। अगर आपको एक ही स्थान से कंटिन्यू फोल्ड हो रहा है या एक ही जगह से कंटिन्यू ये घिस रहा है, तो उस जगह पर ये किनारों फट जाएगा, वहां ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कि सनलाइट में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो सनलाइट की जो में इसकी रहने की क्षमता है, इसके रेशों की कमजोर पड़ने की क्षमता है, वो आप देखेंगे तो उस कॉटन से ज्यादा है ना। तो वो और यही रीजन है कि कॉटन से अच्छी है, काफी इनफेक्ट काफी अच्छी है। और यही रीजन है कि आप लिनन से बने हुए जो भी लिनन का यूज कहाँ किया जा सकता है, जैसे पर्दे हो गए, ड्रेपरी हो गया, जो लगातार धूप के संपर्क में रहते हैं, वहां पर लिनन का यूज
किया जा सकता है, किया जाता है। लिनन के बाद आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ कहाँ लिनन यूज कर सकते हैं? शर्ट है, टेबल क्लॉथ है, टेबल मैट्स हैं, नैपकिन्स हैं, कर्टेन्स है, ड्रेपरी है, हैंकरचीफ है, टॉवल है। तो इन सब जगहों पर लिनन का यूज किया जाता है। अब लिनन के बाद अगला जो फाइबर हमारा आ रहा है वो है हेम्प। ये भी आपका नेचुरल फाइबर है। हेम्प क्या है? येलोइश ब्राउन टू डार्क टैन इन कलर। येलोइश ब्राउन से लेके डार्क टैन होता है ये कलर में। और इसकी जो अपीयरेंस है, सतह है, वो फ्लेक्स की तरह होती है। फ्लेक्स जो भी हमने लिनन पढ़ा था, लेकिन खुरदरी होती है। स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड स्ट्रेचेस वेरी लिटिल। ये मजबूत होता, हल्का होता है और थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। और जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको अच्छे से सोखने की शक्ति इसमें होती है। कोल्ड एंड वीक एसिड को छोड़कर ये अल्कलीन, कंसंट्रेट अल्कलीज और सारे एसिड से ये डैमेज हो जाता है। और इसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं तो ये उनसे भी डैमेज होता है। और इन हेम्प से बनी हुई जो चीजें हैं उसको हाई टेम्परेचर पे आयरन किया जा सकता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्लीच। इसका एक तो रीजन ये है कि ये सक्सेसफुल ब्लीच के लिए सक्सेसफुली डाइड इन डार्क कलर्स। अब इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं? लाइक कॉर्डेज है, रस्सियां हैं, शूज के सोल है, तले हैं, हैवी ड्यूटी कवरिंग मटेरियल जो है, उसमें हेम्प का यूज किया जाता है। अब आगे हेम्प के बाद में नेक्स्ट फाइबर हम पढ़ रहे हैं जूट। जूट आप चारों तरफ देखते हो, हैंडीक्राफ्ट मटेरियल जूट के बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं। आजकल तो जूट का प्रयोग गारमेंट में भी किया जा रहा है, लेकिन वो ब्लेंडेड और उसमें कुछ केमिकल और मैकेनिकल फिनिशेस देने के बाद में यूज किया जाता है। और वो भी बहुत मास प्रोडक्शन में नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसकी जो सतह जो है वो कड़कीली है, वो चुभती है बॉडी को। तो ये एक रीजन है। अब इसमें हम पढ़ते हैं येलोइश ब्राउन टू ग्रेन कलर। ये येलोइश ब्राउन से लेके ग्रे है रंग इसका जो है जूट का। शॉर्टर देन अदर स्टेम फाइबर। जितने भी तने से मिलने वाले रेशे हैं आपको, जैसे कि अभी हमने फ्लैक्स की बात की थी, तो फ्लैक्स तो हमने सबसे अधिक लंबाई बताई है आपको, लेकिन उसमें जूट जो है वो बाकियों से छोटा मिलता है। और लंबाई इसकी जो अपीयरेंस सतह है वो खुरदरी, हार्श है, कड़क है। और वेरी गुड रेसिस्टेंस टू लॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट। इसकी बहुत बहुत अच्छी रेसिस्टेंस है कि सनलाइट में कितनी भी देर रहेगा, उसको जूट से बने रेशे से बनी चीजों पे कोई इफेक्ट उसका ज्यादा नहीं रहेगा। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बट लॉसेस स्ट्रेंथ व्हेन वेट। वैसे हालांकि स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन ये किसमें? जब ये गीली अवस्था में है, तो गीली अवस्था में ये कमजोर हो जाता है। वेरी डिफिकल्ट टू ब्लीच। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले रेशे में आपको हेम्प में भी बताया था कि ये ब्लीच करने में बहुत ही मुश्किल है, वैसे ही जूट भी डिफिकल्ट है। सक्सेसफुली डाइड इन डार्क कलर्स। जूट जो है ये बहुत ही आसानी से डार्क कलर्स में डाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें गारमेंट कौन कौन से या किस किस उसमें इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें है आपका कारपेट्स हैं, कारपेट्स के जो बैकिंग है पीछे, कारपेट के पीछे का हिस्सा जो है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट मटेरियल हैं, इस हैंडीक्राफ्ट मटेरियल के अलावा है फर्नीचर है, सैकिंग्स है, इसमें जूट का यूज किया जाता है। तो अभी हमने ये सारे जो सेलुलोज फाइबर हैं वो भी पढ़े। उसमें हमने सबसे पहले कॉटन की प्रॉपर्टीज समझी है, कॉटन के बाद में लिनन, लिनन के बाद में हेम्प और हेम्प के बाद में जूट। अब हम चलते हैं प्रोटीन फाइबर की तरफ। प्रोटीन फाइबर, वूल फाइबर इज प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर कौन कौन से है? वैसे आपको कल मैंने बताए थे वूल और सिल्क, जो एनिमल फाइबर्स हैं हमारे दो, सिल्क और वूल, ये दोनों प्रोटीन फाइबर हैं। वूल एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें कि सल्फर होती है ना। और इसमें कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स हैं। इसके अलावा इसका जो अगर हम अपीयरेंस देख की बात करें
तो ये टेढ़ा मेढ़ा दोनों तरफ से नुकीला होता है। आगे इसकी है, दे हैव एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी। आप देखते हैं ऊन से बने कपड़े होते हैं, वो बहुत अधिक पानी सोख लेते हैं, है ना, और बहुत भारी भी हो जाते हैं, वजन में भी बहुत भारी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें जो सोखने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। अगर हम ऊन की लंबाई की बात करें तो ये क्योंकि अलग अलग जगह से मिले हैं, तो कुछ इनकी किस एनवायरनमेंट में वो शीप रहती है, किस एनवायरनमेंट में वो रैबिट्स रहते हैं, तो कुछ तो इनकी लंबाई का फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का कि किस जगह पर वो है। लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज की बात की जाए कि एवरेज कितनी लंबाई होगी, तो ये सामान्यतः अगर हम कहें तो 1 इंच से 3 इंच लंबे तक होते हैं इनकी लंबाई। अब हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं उसमें वूल सबसे कमजोर है। इसमें टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम रहती है। सूखा रहने पर इसमें जो भी कुछ स्ट्रेंथ है वो गीला होने पर और भी कम हो जाती है। भीगने पर ये अपनी 25% जो स्ट्रेंथ है वो खो देते हैं। अभी हमने बात की थी आपसे कॉटन के बारे में, तो वो उसमें क्या की थी कि लगभग कॉटन अगर भीग रहा है, गीली अवस्था में है, तो वो अपने सूखी अवस्था की शक्ति से लगभग 30% उसमें एक्स्ट्रा और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम वूल की बात कर रहे हैं, उनकी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 30% कम हो जाती है। They tend to be warmer than others. जितने भी और अदर फाइबर हैं उनमें ये सबसे अधिक गर्म, इसकी गर्मी को बॉडी गर्म रहने की प्रकृति होती है और बॉडी को गर्म रखते हैं। अब आगे हम देखें, दे हैव पुअर रेजिस्टेंस टू एल्कलीज बट गुड रेजिस्टेंस टू एसिड। एल्कलीज से ये हार्मफुल, इनके रेशे को नुकसान पहुंचता है, बट एसिड से इनका गुड रेजिस्टेंस होता है। अगर हम रेजिलेंसी की बात करें तो इस उनके रेशो में सबसे अधिक है। जो प्रत्यास्थता का गुण है रेजिलेंसी का, ये सबसे अधिक ऊन में है। अगर आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वापस जब आप छोड़ देंगे तो अपनी जो पुरानी अवस्था है, इनकी जो पुरानी शेप है, पुरानी स्थिति है, वो इसको वापस ग्रहण कर लेगा। इसी गुण के कारण इनको बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता। ये गारमेंट आप जब पहनते हो तो ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद में आप इसको जब खोलते हो तो वापस अपनी जो नॉर्मल शेप में था ये उसमें आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कलर एंड लस्टर की, तो कलर क्रीमी, व्हाइट, येलो, ब्राउन, ब्लैक, इस तरीके का इसका रेशे का कलर होता है। क्रीम भी है, ऑफ व्हाइट भी है, येलोइश भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक है। क्योंकि किसी केस में आप देख रहे हैं कि ये हेयर से मिल रहा है ना, तो स्किन के कलर के अकॉर्डिंग, वेदर के कलर के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग्स के कलर के अकॉर्डिंग इसके कलर में वेरिएशंस होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी लस्टर की, इसमें लस्टर है, तो लस्टर में भी क्या है कि अलग अलग जो जाति के एनिमल्स हैं, अलग अलग भेड़ है, उन सबके ही रेशों की अगर हम चमक कहें तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो Sonu ma'am, you have disconnected. Sonu madam, can you hear me? Heated. सोनू मैडम, कैन यू हियर मी? रौनक सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, बीच में आपका आवाज कट गया था। हेलो सोनू मैडम। रौनक सर। हाँ मैडम।
मैं हूं, आपको आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, मैं हूं। नॉन हीट कंडक्टर की वजह से मैडम अगर आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हैं, मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिखा है, आप एक बार चैट बॉक्स देखिए प्लीज। गैलेक्सी A10 आपने हैंड रेज किया है, बताइए। गैलेक्सी A10 आपने हैंड रेज किया है। रौनक सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है मैम, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, अब इसमें हम बात करें क्रीज रेजिस्टेंसी की, तो क्रीज रेजिस्टेंसी है उसमें काफी अच्छी होती है। क्रश होने पर भी अपनी पुरानी जो इसकी स्थिति है, शेप है, उसमें वापस आ जाता है वूल, और इसमें सलवट नहीं पड़ती है। रिंकल रिकवरी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट आप अगर इसके पूरे गारमेंट को पूरी मुट्ठी में बंद भी कर लेंगे लेके, और वापस जब छोड़ेंगे तो वापस अपनी वो पुरानी शेप में आ जाएगा। कॉटन की तरह ये क्रश नहीं होगा, इस पे किसी तरीके के कोई निशान नहीं पड़ेंगे। और ये अगर इलास्टिसिटी की बात करें, तो अगर इसको आप खींचेंगे तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ से 30% ज्यादा बिना टूटे फैल सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी पुरानी शेप पर ये लौट आएगा। अब जैसे कि एब्जॉर्बेंस की मैंने आपको बात की थी कि अच्छी है इसमें। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन नॉट मच इफेक्टेड, बहुत अधिक इफेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन यदि काफी अधिक आपने उसको रगड़ा है तो ये खराब हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात की जा रही, धुलाई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात की जा रही, क्योंकि धुलाई से अगर आप बात करेंगे तो ये गीली धुलाई सहन नहीं कर सकते इसके रेशे। इसके रेशे को आपको ड्राई क्लीनिंग ही करना पड़ेगा, इसको सूखी धुलाई ही इसके लिए प्रेफरेबल है। अब बात कर जाती है कि क्या इस पे ब्लीच की जा सकती है। यस, वूल के रेशे के ऊपर, वूल से बने गारमेंट्स के ऊपर आप ब्लीच कर सकते हैं, और ब्लीच का इसके ऊपर केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हल्के जो ब्लीच है वही इसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएंगे इसके रेशे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, क्या ये डाई हो सकता है। यस, इसमें डाइंग की जा सकती है, और अलग अलग कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं। और ये इससे बने वाले गारमेंट्स कौन कौन से हैं? गारमेंट है इसके, ब्लैंकेट हैं, स्वेटर्स हैं, आपके कार्डिगन्स हैं, सॉक्स हैं, बॉटम है, कार्पेट है, आपके विंटर वियर्स जितने भी हैं वो वूल से बन सकते हैं। आजकल तो देखिए वूल का है, ये कहीं ना कहीं इसको जो पार्टी वियर्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। इनफैक्ट अगर विमेन वियर के जो पार्टी वियर्स हैं, लाइक ब्लाउजेस हैं साड़ी के साथ वो भी बहुत अच्छे डिजाइनर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये वूल की गर्मी की अच्छी गर्माहट शरीर को प्रोवाइड कराने की वजह से ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा रेशा है। तो आज हमने, हालांकि वूल के साथ साथ सिल्क जो है, सिल्क भी आपका प्रोटीन फाइबर है, बट सिल्क की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सिल्क और जितने भी आपके मैनमेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, जिसमें कि हमारे कौन कौन से फाइबर्स आ जाएंगे, नायलॉन आ जाएगा, आपका रेयन आ जाएगा, आपका पॉलिस्टर आ जाएगा, ऑर्लॉन आ गया, डेक्रॉन आ गया, ओलिफिन आ गया।
ये सारे जो फाइबर्स आपके हैं, ये मैनमेड फाइबर्स और एक प्रोटीन फाइबर सिल्क, उसका हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको काफी यूजफुल रहा होगा और वॉइस में कल जितनी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखिए, वॉइस में ब्रेक और वीडियो में जो ब्रेक होता है, या कई बार स्क्रीन भी बीच बीच में चली जा रही है, तो वो नेटवर्क इश्यू है जो जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। सो फिर भी इस लॉकडाउन में पीरियड में निम्मी ने इतना अच्छा प्रयास किया है कि हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं और बच्चे हम तक पहुंच पा रहे हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मुझे लगता है डीजीटी का निम्मी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।